ओके। तो लास्ट सेशन हमने स्टार्ट किया था कि एग्जैक्टली कि ऑपरेटर्स के बारे में, कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑपरेटर। सो कल हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि एग्जैक्टली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, राइट। ओके। सो अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन होता है। तो असाइनमेंट अरिथमेटिकल मैंने बताया था, और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू द असाइनमेंट ऑपरेटर, और वैल्यू को कैसे असाइन करना है ये मैंने बताया था। तो उसका भी सॉल्यूशन बताया था आपको, हमेशा एक डायग्राम निकाल के स्वैप करके देखना, और जो लास्ट की वैल्यू होती है वही हमें मिलती है, राइट ना। तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब नेक्स्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप कहाँ से भी प्रोग्राम कर सकते हो, नोटपैड से कर सकते हो, नहीं तो इस आइडियल से कर सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर है। जहाँ से करना है कर सकते हो। प्रोग्राम को रन तो हमें बस अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है, जिसको मैंने बता दिया कैसे करना है। एंड अगर मैं यहाँ से करता हूँ आइडियली से, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली रन ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है रन का, ठीक है। सो मैं यहाँ से फाइल, एक न्यू फाइल फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो कल हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो फिर से इसको सेव कर देता हूँ। इसके अंदर ऑपरेटर 1.py, a is equals to 10, अगर है b is equals to, मेरे पास 20 वैल्यू, तो c is equals to a प्लस भी करेंगे। एंड सॉरी, अगर प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। बट असाइनमेंट करना था, ये तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था। तो असाइनमेंट करना है तो दोनों को असाइन, जैसे c is equals to a किया, दैट मींस c में व्हाट एवर द फर्स्ट वैल्यू, राइट ना। हो सकता है c के अंदर पहले वैल्यू हो 100, तो डजंट मैटर प्रीवियस वाली वैल्यू क्या है। अब लास्ट में a में a की वैल्यू किसको असाइन किया हमने, लेफ्ट वाले c को। तो a में कितना है 10 है, वही c में जाएगा। तो पहले इस c में 100 था, उसके ऊपर ओवरराइड होगी 10 वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, राइट ना। तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक ऑपरेटर आता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ, अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ अगर हमें कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैं c को प्रिंट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलता है कि 30 इज एडिशन। बट उसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स यूज करने पड़े, 3 वेरिएबल्स। ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर मैं थर्ड वेरिएबल नहीं लूंगा, मैं सी थर्ड वेरिएबल नहीं लूंगा, और मुझे दोनों का एडिशन करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इस लाइन पे एडिशन करना है दोनों का, उसका एडिशन को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो, समझ में, ए और बी दोनों का एडिशन तो करना है मुझे, बट मुझे थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। तो इस लाइन पे मुझे उसका एडिशन करना है एंड उसको डिस्प्ले यहाँ पे करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल। क्या लगता है आपके पास, कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन? कि हमें थर्ड वेरिएबल नहीं लेना और हम चाहते हैं कि एडिशन हो ए एंड बी का, मुझे थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, तो ए एंड बी को यूज करना है मुझे, दो ही वेरिएबल को यूज करना है, बट उसका एडिशन हमें निकालना है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से देखना, अगर हम डायरेक्टली सीधा प्रिंट में लिखेंगे ए एंड बी, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों एडिशन को मैं आगे यूज करना, तो कैसे यूज करूंगा, नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक वन टाइम के लिए हुआ है, उसकी एडिशन जस्ट डिस्प्ले होगी, बट मैं चाहता हूँ कि इस एडिशन को आगे यूज करना है, या फिर इस लाइन पे एडिशन करूंगा, या फिर किसी, देखो अगर एडिशन में करूंगा, जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को मुझे आगे भी यूज करना है ना। तो दैट टाइम आगे यूज करना, तो आप हर बार फिर से यही कोड लिखते बैठोगे, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ऐसा नहीं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ सोल्यूशन। तो ये भी सही है, बट ये क्या होगा प्रॉब्लम, आगे हमें यूज करना है तो हमें हर टाइम ए प्लस बी लिखना होगा। तो इसीलिए मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगा, ए एंड बी दो ही वेरिएबल है,
दो ही वेरिएबल की मदद से करना है। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या लिखा मैंने? a इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो, और a को मैंने प्रिंट कर लिया। तो a एम बी 10 और 20, 10 प्लस 20 30, 30 होगा, और जो आंसर आएगा 30 उसी को हमने a को असाइन कर दिया। ए में वैल्यू कितनी थी पहली? 10 थी, उसके ऊपर वैल्यू असाइन होगी, कितनी असाइन होगी? 30 वैल्यू असाइन होगी। तो ए में अब 10 नहीं रहेगा, ए में अब 30 बनेगा, और उसी ए को हम अब आगे यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अब ए नाम के वेरिएबल में 30 वैल्यू स्टोर है। समझ में? कैसे किया? एडिशन करके उसी को असाइन किया। अब इसी को और मैं शॉर्टकट बनाता हूँ। इसी लाइन को मैं, देखो, इसको कमेंट्स डालना है, एक लाइन को कमेंट्स करना है। देखिए, कमेंट्स का कंसेप्ट क्या होता है? कमेंट्स का मतलब होता है कि मुझे कुछ यहाँ पे जैसे नोट करके लिखना है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करना है पार्ट को मेरे प्रोग्राम में। मेरे प्रोग्राम में इस पार्ट को मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू राइट सम नोट्स फॉर द डेवलपर्स, हमारे लिए, क्योंकि हम जब डेवलप करते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मुझे ही बताना यहाँ पे, तो कुछ कमेंट्स लिखना है एक ही लाइन का। तो मैं हैश लिख के ऐसे कुछ भी कमेंट्स लिखूंगा, ये प्रोग्राम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरह से अगर वो होता है कमेंट, तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे कमेंट्स में डाल दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग होगा, प्रोग्रामर उसका जो इंटरप्रेटर है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है? इंस्टेड ऑफ, मैंने इसलिए बताया कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। देखो, और शॉर्टकट है, ए एड एंड असाइन बी। हो गया काम? ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब होता है ए एंड बी का एडिशन कर दो, जो आंसर आएगा उसी को ए को असाइन कर दो। मतलब हुआ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। रन करके देख लो, ये देखो 30 मिल रहा है कि नहीं एक आंसर। तो इसका मतलब क्या होता है? एड एंड असाइन। एड एंड असाइन ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं एड एंड असाइन ऑपरेटर। तो ए प्लस बी करना है, जो भी आंसर आएगा उसी को ए को असाइन कर देना है। तो उसी तरह सब्सट्रैक्शन आएगा, सब्सट्रैक्शन एंड असाइन। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी भी करेगा, जो आंसर आएगा वो ए को असाइन होगा। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ए मॉड बी, 10 मॉड 20, 10 ही आएगा आंसर, तो ए में स्टोर होगा। फ्लोर डिवीजन, ए डिवाइड बाय बी, जो आंसर आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये इंटीजर वैल्यू 0 ही लेगा। एक्सपोनेंट, 10 रेस्ट टू 20, तो 10 रेस्ट टू 20 इतनी वैल्यू आ रही है, 10 पावर 20, उसने कैलकुलेट करके दे दिया। राइट? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे एड एंड असाइन, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। देखो, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम यूज कर रहे हैं, और हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर रहे हैं, दोनों को मिलके। तो उसको बोलते हैं एड एंड असाइन, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है? वी कैन से द असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट? ओके, ठीक है। आफ्टर दैट, ये हो गया हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपल है, कंपेयर करना है ना? हमें क्या करना है? नंबर ऑफ द वैल्यूज को कंपेयर करना है। एग्जांपल ले लो, अब मुझे नहीं सारे पार्ट को कमेंट्स में डालना है, तो एक पूरे पार्ट्स को अगर कमेंट डालना है, मतलब एक लाइन को डालना है तो हैश डाल सकते हो, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मल्टीपल लाइंस को लिखना है, मुझे बड़े लाइंस को लिखना है, तो मैं ऐसे 3 ट्रिपल डॉट्स को यूज कर सकता हूँ। समझ में? दिस इज अ मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज कर सकते हो फॉर द कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब ये मेरा पार्ट कमेंट्स में चला गया। ओके, नेक्स्ट। अब इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ कोई भी कोड, जैसे कि अब मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, अब हमें कंपैरिजन को पढ़ना है। ठीक है? एंड सपोज मेरे पास फिर से 3 वेरिएबल्स है, और मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू चेक ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल। ए एंड बी इक्वल और नॉट इक्वल। अगर इक्वल है तो समथिंग, इक्वल नहीं है तो फॉल्स, है ना? इक्वल है तो ट्रू, इक्वल नहीं तो फॉल्स, ऐसे मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट के अंदर, ध्यान से देखना, प्रिंट। अगर मुझे देखना है कि ए एंड बी इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए भी ऑपरेटर आता है, इक्वालिटी ऑपरेटर। तो ए इक्वल टू मैं बी लिखूंगा, इसका मतलब होता है बी की वैल्यू ए को असाइन करना है। ए कंपेयर नहीं करेगा, कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू लिख दो। तो डबल इक्वल टू का मतलब होता
क्या होगा डबल इक्वल टू मतलब इक्वलिटी। अब ये देखो ए एंड बी इक्वल रहेंगे तो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, समझ में आया? अब कंपैरिजन ऑपरेटर जब आप यूज करोगे ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और बुलियन वैल्यू क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये इक्वल रहेगा तो ट्रू करेगा, अगर इक्वल नहीं तो फॉल्स करेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे प्रिंट होगी। अब ए इक्वल टू बी क्या है? फॉल्स है ना, तो ये रिटर्न क्या करेगा? यहाँ पे फॉल्स करेगा, प्रिंट उसी को प्रिंट करेगा, ये देखो फॉल्स। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती 10 10 तो ए एंड बी आर इक्वल, इक्वल है तो ट्रू, ये देखो ट्रू मिला। तो इस तरीके से क्या हो सकता है हमारा? ए एंड बी, राइट ना, ए एंड बी, राइट ना, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर से, जैसे इक्वल ऑपरेटर। उसी तरह अगर मैंने लिखा यहाँ पे ए इज लेस देन बी, ये बी से लेस देन है, अगर रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब ए लेस देन बी तो नहीं है, क्योंकि ए एंड बी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है ना, ये बी से छोटा नहीं है, इक्वल है, तो कंडीशन ये क्या है? फॉल्स है। इसको रन करूंगा, ये देखो फॉल्स दे देगा। अगर मैं ऐसे लिखता ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा एक तो देखो ए लेस देन होना चाहिए बी से, नहीं तो इक्वल होना चाहिए, तभी ट्रू करेगा। अब देखो ए बी तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है ना, तो ये क्या करेगा? रिटर्न ट्रू करेगा। इसको मैं रन कर दूंगा, ये ट्रू करेगा। तो लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली रिटर्न फॉल्स करेगा। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। देखिए ट्रू मिला, ट्रू। लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या करेगा? रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स करेगा। ठीक है, और ये हमें आगे यूज होने वाला है जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एवरी टाइम हमें कंडीशन देनी होगी, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंपैरिजन, हर बार हमें कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करना होगा। तो ग्रेटर देन, और एक आता है कि हमने इक्वल टू पढ़ा था, इक्वल टू बी क्या है? ट्रू है। बट अगर मैंने ऐसे लिखा ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब हमने बोल रहे कि नॉट इक्वल टू, ए एंड बी इक्वल नहीं है ऐसा हम कह रहे हैं, बट एक्चुअली तो इक्वल है, तो क्या होगा? फॉल्स देगा ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू बट एक्चुअली इक्वल है। अगर मैं ऐसे कहता ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो अब ये बराबर है, क्योंकि ए और सी इक्वल नहीं है, तो क्या देगा? ट्रू देगा, राइट। तो इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे लिखे ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करें, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, एंड और नॉट। तो इसको मैं फिर से कमेंट्स में डाल देता हूँ, इसे मैं लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए मैं फिर से तीन वेरिएबल लूंगा, ठीक है, और अब उसको मुझे कंपैरिजन, सॉरी एक लॉजिकल ऑपरेटर से उसको हमें देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लॉजिकल एंड, सबसे पहले एंड को समझ लो। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? ठीक है, एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों कंडीशन या ऑल कंडीशन ट्रू होंगे तभी ये रिजल्ट ट्रू देगा। वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। अगर मेरे पास एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, फिर भी ये फॉल्स देगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फिर भी फॉल्स देगा। दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा। मतलब ये ट्रू कौन सी कंडीशन में देगा? सिर्फ फर्स्ट, जब बोथ कंडीशन और ऑल कंडीशन ट्रू होंगे, दैट टाइम ओनली रिटर्न द ट्रू। एंड जैसे आप मोबाइल शॉप में जाओगे और आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सैमसंग का 8 GB का मोबाइल लेना है, तो आप जाओगे और बोलोगे मुझे सैमसंग का एंड 8 GB का मोबाइल दो, तो वो बोलेगा अरे मेरे पास सैमसंग का है बट 8 GB मोबाइल, 8 GB रैम वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? नहीं लोगे ना, बिकॉज दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड का मतलब होता है बोथ, ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो एंड मतलब और, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट टाइम ओनली रिटर्न द ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ये हमारा होगा एंड ऑपरेटर, सिंपल फंडा है ना। एंड ए बी एंड ए बी दोनों ट्रू होंगे, दैट टाइम ट्रू। अगर हम और की बात करते हैं तो और में क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। देखो और में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू करेगा, ये एंड है और ये और है, समझ में? ठीक है, हाँ। तो दोनों ट्रू होंगे, ये क्या आएगा? ट्रू।
कोई भी, और एक भी ट्रू रहेगा तभी ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा तभी ट्रू। हाँ, अगर दोनों फॉल्स होंगे दैट टाइम ओनली फॉल्स। मतलब कि आप जाओगे मोबाइल शॉप में, बोले कि मुझे ना सैमसंग का नहीं तो मोटो का मोबाइल चाहिए, सैमसंग और मोटरोला, और ऑप्शंस आपके पास है, मतलब कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। कोई भी, आप सिनेमा, आप मूवी देखने जा रहे हो, अरे देखो अरे वीआईपी की टिकट है, नहीं तो गोल्ड का मिलना चाहिए, है ना, कोई भी एक चलेगा, गोल्ड नहीं तो वीआईपी ले लो। और का मतलब होता है एनी वन, कोई भी एक मैच होना चाहिए, कोई भी एक रहेगा तो भी चलेगा। अरे आज मूवी देखी नहीं देखनी, कोई भी मिलेगा तो भी ले लो, राइट ना। मतलब क्या होता है, और ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई भी रहेगा तो भी चलेगा। और का मतलब होता है एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, अब वो बोलेगा नहीं ये पूरा हाउसफुल है, कुछ है ही नहीं, तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, ऑल कंडीशन फॉल्स, तभी रिटर्न फॉल्स हो। बट एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी वो ट्रू करेगा। और नॉट क्या करता है, नॉट निगेशन करता है। और में ऑब्वियसली ये क्या आता है, फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एंड में क्या आता है, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, एंड और दोनों अपोजिट। एक आता है नॉट, नॉट में क्या आता है कि समझ लो अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, हम फॉल्स है तो ट्रू आएगा, उसको बोलते हैं निगेशन। पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करना, उसका अपोजिट करना हमेशा, नॉट। ठीक है, ओके, देखते हैं उसको एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, ये सब सारे फंडामेंटल्स हैं, आपको हर टाइम आगे यूज होने वाले, एवरी इन एवरी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, अगर ट्रू कब करेगा, एंड दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। ठीक है, तो समझ लो कि मेरे पास ए इस तरीके से ए इज इक्वल टू बी है, एंड ए इक्वल टू ऐसे। अब देखो इसमें आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, इक्वल टू नहीं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी कंडीशन हो, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, अगर तीन कंडीशन है तो तीनों भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब फिलहाल मेरे पास दो है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, दोनों ट्रू होंगे तभी रिटर्न ट्रू। देखें ए इक्वल टू बी क्या है, ट्रू है, एंड ए इक्वल टू सी फॉल्स है, मुझे दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, राइट। ओके, दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। अब देखिए ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन सी, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो मैं बता रहा हूँ कंडीशन कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेटर यूज कर लो, बट वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिटर्न ट्रू करेगा। अगर इसकी जगह पे अगर हम करेंगे, और अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट्स, मैं प्रिंट करता हूँ कैसे, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी। अब देखो, और कहता है कि अरे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होने तो, कोई भी एक होनी चाहिए, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, अगर ए इक्वल टू बी रहेगा तो भी चलेगा, ए इक्वल टू सी रहेगा तो भी चलेगा। तो ए इक्वल टू बी कंडीशन ट्रू है, ए इक्वल टू सी कंडीशन फॉल्स है, बट एक ट्रू है ना, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, ए नहीं तो ये, राइट, ये नहीं तो ये। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू सी, अब दोनों कंडीशन फॉल्स है, अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स है तो ये और फॉल्स करेगा। हाँ, कोई ना कोई एक ट्रू होना चाहिए, कोई भी हो, बट एक आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अगर ये ग्रेटर देन है, अगर मैं इसको ए लेस देन सी देता हूँ तो दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू करेगा रिटर्न, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं और ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, और ऑपरेटर। तो एंड होता है, एंड ऑब्वियसली ऑल कंडीशन should be or must be satisfied, and or anyone। और जो नॉट आता है ना, वो निगेशन होता है। निगेशन, निगेशन मतलब क्या है, मुझे बता ए इक्वल टू बी क्या है, ट्रू है, बराबर, ये ट्रू आएगा। अब इसका निगेशन कैसे करना है, तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा नॉट ए इक्वल टू बी, पहले इसको नॉट लगा दिया, नहीं है
ए इक्वल टू बी, पहले से बोल दिया नहीं है, क्या नहीं है, ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी तो है और हम उसको बोल रहे हैं नॉट, तो ये पॉजिटिव था, ट्रू था, उसी को उसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, नहीं है ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी है और हम कह रहे हैं कि नहीं है, राइट ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, तो नॉट ए ग्रेटर देन बी, नहीं है ए ग्रेटर देन बी, तो बराबर है। मतलब ए ग्रेटर देन बी एक्चुअली क्या है, फॉल्स है, बट नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू करेगा। तो निगेशन हमेशा याद रखो, निगेशन ये हमेशा क्या करेगा, निगेशन करेगा। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू करेगा। नॉट ऑपरेटर इज अ नेगेशन ऑपरेटर, ठीक है। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमारे क्या हो जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आता है एक हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे। इज आता है, ओके, एंड इज नॉट आता है, मतलब इज इसके अंदर है या नहीं, ओके, इज एंड नॉट इज। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ थोड़े से पार्ट्स को, जैसे टपल्स वगैरह को थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा, ओके। दैट टाइम हम उसको देखेंगे कि ये इज किस तरीके से काम करता है, मतलब दोनों इक्वल है या नहीं, सिंपल है ना। अगर दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, तभी ये क्या करेगा, ट्रू करता है बेटा, इज ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना होगा, जब हम उसके साथ लिस्ट और टपल के साथ जाएंगे, ठीक है। तो दैट टाइम वी विल सी इज एंड नॉट इज को, ठीक है, ये वाले पार्ट्स को। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर भी सेम आता है, जिसको हम बोलते हैं इन, ओके, है ना। इन ऑपरेटर होता है, इन को भी हम उसी कलेक्शन के टाइम पे पढ़ेंगे, इन एंड नॉट इन, है ना। मतलब जब हम कलेक्शन हमारे पास रहेगा ना, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमारे पास कलेक्शन रहेगा तो वो आ जाएगा, ये सब सारे ऑपरेटर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास लिस्ट है, अभी लिस्ट हमें पता नहीं है ना क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि फोर इन एलएसटी, ये देखो इस तरह इन लिखा है, मतलब ये अगर ये एलएसटी के अंदर रहेगा, लिस्ट के अंदर रहेगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब देखो ये क्या करेगा, ये मतलब क्या है, मेरा फोर है, ये क्या है, मतलब फोर, फोर इन लिस्ट है क्या, है, तो रिटर्न ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 14 है, ये नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, समझ में। तो ये इन जो होता है ना, मतलब उसके अंदर है ही नहीं है, तो ये चेक करने के लिए होता है, रेंज फंक्शन के साथ यूज होता है। तो ये अभी हमें लिस्ट वगैरह पता नहीं, इसलिए इसके अभी से फंडे में नहीं पढ़ेंगे, तो उसको हम देखेंगे, पर आगे देखेंगे जब हम उस टॉपिक्स पे जाएंगे। उस टॉपिक को हमें जब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के टाइम पे ये सब सारी चीजें आपको आ जाएगी ऑपरेटर को, ठीक है। इसके पहले ऑपरेटर कैसे क्या, हर बार यूज होंगे, ये कैसे कि ऑपरेटर आपको कलेक्शन के टाइम पे या इसके टाइम पे यूज होंगे, तो दैट टाइम वी विल सी, दैट टाइम वी विल सी, ठीक है। ओके, सो ये जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर्स हम आगे यूज करेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर भी उसी तरह, ये भी अभी हमें यूज नहीं होगा, राइट ना। तो इसी को भी हम बाद में देखेंगे, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम बिट वाइज ऑपरेटर, उसमें भी कुछ नहीं होता है, एक एंड आता है, मतलब इसको बोलते हैं हम एक एंड बिट वाइज ऑपरेटर आता है, ठीक है। एंड आता है एक, मोनली एक और आता है, और एक लेफ्ट शिफ्ट आता है, एक राइट शिफ्ट आता है, मतलब एक एक से उसको यहाँ पे शिफ्ट करवाना, एक एक बिट से, क्योंकि बाइनरी पे काम करता है बिट वाइज, मतलब बाइनरी बिट होते हैं 1 0 1 0 1 0 लाइक दैट। तो उसमें आपको बिट के ऊपर काम करना था, बाइनरी के कंसेप्ट पे, तो इसकी जरूरत तो हमें नहीं पड़ती है, उसकी मोस्टली जरूरत होती है जब फाइल रीडिंग वगैरह उस टाइम पे। तो सो दैट टाइम वी विल सी बिटवाइज ऑपरेटर, ओके। तो एक जैसे इस लेफ्ट को एक एक से शिफ्ट करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, तो बाइनरी को बेस टाइम में कन्वर्ट करना होता है, और उसका ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, एंड एंड मतलब दोनों को, दो वैल्यू को एंड करना है, तो सेम सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, उसको कंपेयर करके फिर से वैल्यू मिलती है। तो ये कुछ आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। फिलहाल तो हमें इतनी इसकी जरूरत नहीं, हमें तो यूज ये सब सारे करने होंगे। बिटवाइज को बस किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे यूज करना होता है, एवरी टाइम उसको बिटवाइज को ऑपरेटर को यूज नहीं होते, मोस्टली किसी प्रोजेक्ट में होते भी नहीं है, बट अगर होंगे तो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होंगे, तो वो ज्यादा यूज नहीं होते। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है, आज पर इंटरव्यू पर्पस, क्योंकि इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा, तो उसके पर्पस पे पढ़ेंगे, बट उसको आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल इन सारी चीजों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, और उसी को यूज करना है। एंड अगेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, राइट ना, मैं एक फाइल एक न्यू कर रहा हूँ, ठीक है,
एंड इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, राइट ना, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, जो हमने पढ़ा था। अगर आपने कोई लैंग्वेज भी पढ़ी होगी, देखिए ये फंडामेंटल्स हर एक लैंग्वेज में सेम आते, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, है ना। हर एक लैंग्वेज में क्या आता है, ये सब से टॉपिक सेम होते हैं। जैसे आप अभी हमें ऑपरेटर्स पढ़ा, तो ऑपरेटर्स भी हर एक लैंग्वेज में आता है, बस लिखने का थोड़ा तरीका में भी अलग हो सकता है। जैसे इसमें एंड लिखा जाता है ना, ऐसे हम एंड लिखते हैं, बाकी लैंग्वेज में एंड को इस तरीके से लिखा जाता है। तो जस्ट डिफरेंस कुछ होंगे, बट काम उनका वही होगा, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कंडीशंस ऑपरेटर या कंडीशन स्टेटमेंट, वी कैन से स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशन स्टेटमेंट, उसी को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब कंडीशन स्टेटमेंट कौन से हमारे पास, सेव भी कर देता हूँ इसको मैं। इसका नाम देता हूँ stmt.py, statement.py। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? अब फॉर एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में है ना, हम कंडीशन पे चलते हैं, तो प्रोग्राम को तो जरूरी है ही ना। कंडीशंस क्या बताता है? कंडीशंस, राइट ना। अभी आप जा रहे हो है ना मूवी देखने के लिए, ओके, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, तो हर बार कंडीशन लगती है। जैसे अभी मैंने बताया, हाँ अरे वीआईपी का है क्या, देखो नहीं है सीट अवेलेबल, तो गोल्डन का देखो, अरे गोल्डन का भी नहीं है, सिल्वर का देखो। समझ में? हम क्या कर रहे हैं? चेक ही कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन, अरे गोल्डन का मिल रहा है, हाँ उसी को बाय कर लो, गोल्डन मिल रहा है तो उसी को बाय कर लो। मतलब जहां पे हमें अवेलेबिलिटी मिल रही है उसी को ट्रू करो, जहां पे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं उस कंडीशन को ट्रू करो। कंडीशन यूज किया हमने, राइट। एवरी टाइम इन डेली लाइफ हम कंडीशन पे चलते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में भी वही। हम तो इंसान है, हमारे पास तो दिमाग है, हम तो सोच सकते हैं, कंप्यूटर थोड़ी ना सोच सकता है। तो कंप्यूटर जो होगा मैक्सिमम काम कंडीशन पे ही करता है। इफ अगर ऐसा होगा तो ये करना है, अगर वैसा रहेगा तो ये करना है, तो ये ऑलवेज वर्क ऑन द कंडीशंस। पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, अगर ट्रांसफर होगा तभी तो आपको मैसेज मिलेगा मनी ट्रांसफर, मनी डेबिटेड, राइट ना, ये सक्सेसफुली ट्रांसफर द ट्रांजेक्शन। अगर फेल होगा, नहीं होगा, तो उसका भी आपको मैसेज देना होता है। एवरी टाइम वी हैव टू चूज द कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंडीशन स्टेटमेंट्स होता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पहले पढ़ी होगी तो वहां पे आपको मोस्टली 3-4 कंडीशन स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। जैसे इफ आता है, इफ एल्स आता है, नेस्टेड इफ एल्स आता है, स्विच आता है, ठीक है। बट ये पाइथन के अंदर देखिए इफ कंडीशन स्टेटमेंट आता है, सेकंड एक इफ एल्स आता है, और एक नेस्टेड इफ एल्स आता है, ठीक है। इफ एल्स जिसको मेनली यहाँ पे एलिफ बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम नेस्टेड इफ एल्स से बोलते हैं, ठीक है। अब इन सबको पढ़ते एग्जैक्टली, है ना, किस तरीके से ये काम करेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, सबसे पहले मुझे कंडीशन देनी, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करनी, एक कंडीशन देनी, समझ लो, ठीक है। हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ठीक है, समझ लो हमने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इसके बाद मुझे कुछ कंडीशन यहाँ पे देनी है, ठीक है। सो कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पे सेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन सेट करूंगा, ओके, वॉट एवर कंडीशंस, ठीक है। इस कंडीशन के बाद अब मेरे पास, अगर मैं इफ यूज कर रहा हूँ या इफ एल्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर मानो मैं इफ यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है, ओके, नहीं तो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू होगा। मैं इफ को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इस इफ कंडीशन को मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, और अगर ट्रू होगा तो यहाँ तक आएगा, इस तरीके से फिर से इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जस्ट पहले फ्लो चार्ट को समझ लो, ठीक है। और जो मेनली नॉन आईटी अगर होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आईटी वाले उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट,
अब ये एक फ्लो चार्ट है। क्या एक फ्लो चार्ट है। अगर अगर हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा इंटरप्रेटर रहेगा जो काम करेगा। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारी होगी कंडीशंस। यहाँ पे क्या होगी कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है ना। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। आपको ना समझ लो कि आप किसी होटल में जा रहे हो, ठीक है, और आपको खाना खाना है, ठीक है, बट आपके पास ना पैसे कितने हैं, ठीक है। आप चेक करो आपका पॉकेट्स और आपके पास, आपको लग रहा है कि मेरे पास 200 रुपीज है। तो आप सोचोगे इफ, है ना, अगर मेरे पास 200 रुपीज है तो उसके अंदर क्या आ सकता है, राइट ना। अगर ये आएगा, इफ अगर 200 से इतना रहेगा तो मैं ये ऑर्डर कर दूंगा। समझ में है ना, हमारे पास ऑप्शंस है। हम एक कंडीशन पे चल रहे हैं। अगर मेरे पास इतना होगा तो, या फिर इसकी कॉस्ट इतनी रहेगी तो मैं ये ऑर्डर करूंगा। समझ में, सिंपल है। इफ कोई भी ले लो, इन जनरल एग्जांपल, इफ अगर ये कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल्स कर रहे हो, है ना, आप कार चला रहे हो, आपकी कार है, आप चला रहे हो, राइट ना। आप ट्रैवल्स कर रहे हो और आप ना, एग्जांपल में देके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप मुंबई टू पुणे ट्रैवलिंग कर रहे हो, एंड मुंबई टू पुणे जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है, टू वेज। एक जो है जिसको हम बोलते हैं मेगा हाईवे, जो नॉन स्टॉप होता है, बट वहां पे ना जो टोल होता है ना, वो हैवी टोल होता है। मतलब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे वहां पे, है ना, ज्यादा टोल्स आपको यहाँ पे पे करना होगा, अराउंड 500 रुपीज। एंड एक दूसरा जो हाईवे है, वहां से जाते हो तो आपको 200 रुपीज सिर्फ टोल आपको पे करना होता है। सो आप सोचोगे कि अरे मेरे पास कितना पैसा है, व्हाट इज द मनी। सो आप यहाँ पे चेक करेंगे इफ इफ मेरे पास एम एम यानी कि मनी, जो मेरे पास मनीज है, अगर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, मैंने सिंपल बोल दिया। अगर मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 होंगे तो ये हम जाएंगे, मतलब ये ट्रू करेगा। ट्रू करेगा तो ये हम जाएंगे, सोचो कि हम ये जाएंगे हमारे मेघालय से, राइट ना। मतलब एक हाई स्पीड, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, राइट ना। वहां पे ना ट्रैफिक है ना सिग्नल है, कुछ है, नॉन स्टॉप डायरेक्टली आप पुणे टू मुंबई, है ना, 8 लेन के हाईवे से आप जाओगे। बट वहां पे आपको टोल भी देना, तो समझ लो। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है, एट द एंड ऑफ मुझे जाना है पुणे, और हमने जो स्टार्ट किया है, समझ लो हमने स्टार्ट किया मुंबई से। देखिए, तो जाना तो है मुझे पुणे, समझ में आ रहा है आपको, जाना तो है मुझे पुणे, बट कंडीशन हमारी क्या लग रही है। हमारी कंडीशन लग रही है, अगर मेरे पास पैसे इतने हैं तो मैं यहाँ से जाऊंगा, राइट ना। जो हमारा होगा ऑब्वियसली एक मेगा हाईवे, हम पकड़ के चले एक मेगा हाईवे, ठीक है। एंड अगर अगर मेरे पास, अगर आप इससे कम है, ठीक है, ओके, है ना, तो मेरे पास इफ, अगर मेरे पास पैसे, ठीक है, इससे कम है, ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो हम जाएंगे मे बी ओल्ड हाईवे से जाएंगे, और ओल्ड हाईवे यानी कि हमारा जो थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है वहां पे, है ना, सिग्नल्स हो सकते हैं, तो धीरे धीरे जाएंगे तो टाइम लगेगा, बट वी हैव टू नो चॉइस। तो हम वहां से जाएंगे, तो कंडीशन है, हो सकता है वहां पे टोल भी ना हो, ठीक है, फ्री में जाओ। तो मेरे पास ऑप्शन है। तो हमने सोचा कि अगर पैसे मेरे पास 500 या 500 से ज्यादा है तो मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा पुणे, तो इस रास्ते से नहीं। एंड अगर मेरे पास नहीं है, सीधा अपना निकलो ओल्ड हाईवे से, नो कोई टोल नहीं, कुछ नहीं है, समझ में आया? तो इफ, है ना, कंडीशंस हमें देनी है। अगर इफ अगर ये ट्रू होगा, मतलब हमें इस ब्लॉक के लिए कंडीशन चेक करनी, ये तो हमारा होगा ही होगा एग्जीक्यूट, हम तो जाएंगे यहाँ से, बट हमने चेक किया अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो वी गो विद दिस, हम यहां से जा सकते हैं, समझ में आया? तो इस कंडीशन, इस ब्लॉक को हमें एग्जीक्यूट करना है या नहीं, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है नहीं, ये डिपेंड्स होगा इस कंडीशन पे। अगर ट्रू है तब एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो नहीं होगा, नॉर्मल अपना आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू होगा जो भी रहेगा, एंड ये यहां तक आएंगे, आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू। बट मेरा कंसेप्ट है कि अगर ये ट्रू होगा, दैट टाइम ओनली ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ अगर ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट कर लो, अगर नहीं है तो सीधा ये आपको एग्जीक्यूट करना है। मतलब समझ लो कि अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये हमारा पार्ट, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।
राइट, ओके। सो अगर ट्रू होगा तो इस तरह से जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही रास्ता है ना फिर, है ना। तो इस वे से जा सकते हैं, जाना तो है पुणे, बस ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये ट्रू होगा, समझ रहे, ये इफ है। अगर हम इफ एल्स की बात करेंगे, इफ एल्स की बात करेंगे तो मेरे पास दो चॉइस हो सकते हैं, मेरे पास दो। अभी इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, अगर ये नहीं था तो हमने यहां से तो नहीं, डायरेक्टली हम इस रास्ते से आ गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पास, ओके। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम इसी को मैं थोड़ा सा अगर आपको चेंज करके दिखा दूं, मैं इसको हटा के यहां से, ठीक है, ओके, मैं सिर्फ और एक यहाँ पे कंडीशन लगाऊं कि देखिए, अब क्या है कि इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि दो ऑप्शंस, आपके पास दो ही ऑप्शंस है, ठीक है, दो ऑप्शंस है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बोले कि यार मेरे पास 500 से ज्यादा पैसे, तो इस वी गो विद द मेगा वे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम जाएंगे मानो यहां से, बट अगर मेरे पास 500 से कम है, ठीक है, 500 से कम है, तो हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे बोला सेकंड ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला गोल्ड हवे, ठीक है, तो उसी प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दी, ओके, और यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। सो नाउ, ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ओके, आपके पास अभी दो ऑप्शन, इफ एल्स, इफ अगर गिवन नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, इफ गिवन नंबर पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं हो सकता है ना, जब आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो ये नहीं तो ये। सो अगर आपके पास ग्रेटर देन 500 है तो इस रास्ते से जाओ, अगर आपके पास ग्रेटर देन 5 नहीं है चुपचाप इस रास्ते से जाओ, राइट, बिकॉज वी हैव टू ओनली टू ऑप्शंस। जब भी आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं ना, दैट टाइम वी हैव टू यूज द इफ एल्स। इफ अगर ये है, इफ ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें जाओ, नहीं तो ये एल्स मतलब फॉल्स है, मतलब ये जाएगा एल्स में, तो एल्स मतलब फॉल्स रहेगा, और इफ ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक को, तो दो ही ब्लॉक एग्जिट होगा। जैसे मैंने बोला गिवन नंबर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर गिवन नंबर पॉजिटिव नहीं है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा ना, दो ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये नहीं तो ये, ट्रू नहीं तो फॉल्स, करेक्ट। सो दैट टाइम आपको इफ एल्स यूज करना चाहिए। मेरे पास एक ही ब्लॉक है और इसी ब्लॉक को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, तो इफ सिर्फ इफ दो ब्लॉक्स है, यानी कि दो मेरे पास ऑप्शंस है, यानी कि दो ही हमारे पास चॉइस हो सकते हैं, दैट टाइम इफ एल्स, तीसरा ही नहीं, ट्रू नहीं तो फॉल्स, इसके अलावा क्या होगा, इवन नहीं तो ऑड, अगर इवन नंबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑड ही होगा ना, है ना, ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स होगा। सो इस टाइम पे आपको इफ एल्स को यूज करना है, इफ एल्स को, ठीक है, ओके। तो इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक, नहीं तो ये वाला ब्लॉक, राइट ना, जाना तो हम इधर बाद में, ठीक है, बट इन दोनों में से कौन से पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, ये आगे वाला पार्ट तो कंटिन्यू होगा, बट इन दोनों में से कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा डिपेंड्स होगा आपके कंडीशन पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं थोड़ा सा भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो मेरे पास मैं ऐसे ही वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन अलग अलग बनेंगे, बस आप थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, अगर आपने कोई लैंग्वेज भी पढ़ी होगी तो जनरली अगर मैंने ऐसे लिखता हूँ तो मैं इफ कंडीशन लिखता हूँ, तो जनरली सब लैंग्वेज में ना अगर कंडीशन में लिखा ए इक्वल टू इक्वल, फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू इक्वल है, तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में उसकी बॉडी लिखी जाती है जनरली, ठीक है, एंड उसके अंदर उसका कोड होता है, मतलब अगर ट्रू रहेगा तो इसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो, राइट ना, और अगर नहीं है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू। पर पाइथन के अंदर से कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिखे जाते, ब्लॉक तो मतलब ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करना है, पर ब्लॉक कैसे बनेगा, यहाँ पे यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स ब्लॉक नहीं बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, मैंने कंडीशन लिया इफ
ए इक्वल टू बी, अगर कंडीशन ट्रू है, अब देखना जिसकी भी हमें बॉडी लिखनी है, अब इफ ट्रू होगा तो उसकी बॉडी हमें लिखनी है ना, ये ब्लॉक, तभी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो तब हमें क्या करना है, जिसकी भी हमें बॉडी लिखनी है, जिसकी भी बॉडी आएगी उसके आगे कोलन लिखना है। जैसे इफ की बॉडी आती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अब हमें क्या करना है, उसको कोलन लिखना है। कोलन लिखने के बाद यहाँ पे एक इंडेंट स्पेस छोड़ना है, देख रहा है, एक इंडेंट स्पेस होता है, आपको जितना स्पेस छोड़ना है छोड़ दो, बट एक इंडेंट स्पेस आएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा समथिंग, है ना, दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कहना है कि ये देखिए एग्जैक्टली, है ना, ये लिखा तो ये एक जो स्पेस छोड़ा है ना, इसको बोलते हैं इंडेंट स्पेस। अब इसके लाइन में मैं जितना भी कोड लिखूंगा ना नीचे यहाँ पे, ये पूरा इस इफ बॉडी की, इस इफ कंडीशन की बॉडी रहेगी, ये इफ की बॉडी रहेगी, जितना भी कोड मैं इस लाइन में लिखूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मतलब इफ के इस लाइन पे आ जाऊंगा कोड लिखना, तो ये आउटसाइड द इफ होगा, तो ये इनसाइड द इफ होगा, ये आउटसाइड द इफ होगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं होते, यहाँ पे इंडेंट स्पेस होता है, इंडेंट स्पेस मतलब स्टार्टिंग में आपको स्पेस छोड़ना होता है। अब स्पेस कितना छोड़ना है, हम छोड़ सकते हैं, कितना भी छोड़ सकते हैं, दिखाता हूं मैं, ठीक है। समझ लो कि ये दोनों इक्वल है, मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं रन करूंगा, ये देखो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट मिला। और नीचे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, जिसको मैं लिख रहा हूँ देखिए, मतलब ये जो पार्ट हो गया तो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये इफ के बाहर है, ये इफ के लाइन में लिख रहे हैं ना, तो इफ की बॉडी, ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। कोलन लिखा है मतलब इसकी बॉडी है, इसको इंडेंट स्पेस देके हमने लिखा है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। एग्जीक्यूट होगा, इफ के बाहर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसके बाहर आएगा ये वाला पार्ट, फिर से आगे कंटिन्यू करेगा। बस हमें कंडीशन इस वाले ब्लॉक के लिए लिखनी है, देखो ये अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा 20, अब ए इक्वल टू बी क्या है, फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर वाला पार्ट, ये इसकी बॉडी है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ के बाहर आके आगे कंटिन्यू करेगा, तो नेक्स्ट वाला पार्ट सिर्फ ऑलवेज एग्जीक्यूट वाला मिलेगा, ये पार्ट नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड्स होगा इस कंडीशन पे, अगर ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट। तो इसके अंदर कितने स्टेटमेंट, एक की लाइन में देखो मैंने इसे यहाँ पे कितने कितने आप स्पेस देके बना सकते हो इंडेंट, देखो मैंने एक स्पेस दे दिया तब भी चलेगा, कोई एरर नहीं, ठीक है। अगर इक्वल टू रहेगा तो एग्जीक्यूट भी होगा, ये देखो हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे 2 स्पेस दे रहा हूँ, एज ए इंडेंट स्पेस में 2 दे रहा हूँ, 2 स्पेस, तब ये काम करेगा। ओके, मैं 3 स्पेस देके काम कर रहा हूँ तो भी ये काम करेगा, मैं 4 स्पेस देके भी काम कर रहा हूँ तो भी ये काम करेगा। तो सर कितना देना चाहिए, कितना भी दे दो, बट आइडियली 4 स्पेस दिए जाते हैं। द रीजन इज, जब मैं टैब दबाता हूँ ना, टैब, ये देखो टैब स्पेस, अगर मैं टैब की एंटर करता हूँ ना, तो ये डायरेक्टली 4 स्पेस लेता है। तो आपको तो टैब आइडियली माना जाता है कि एक इंडेंट स्पेस होना चाहिए। ऐसा रीजन है कि अगर मैं एक स्पेस दूंगा तो हर बार मुझे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि ये समझ में नहीं आएगा कि ये इफ के अंदर है या इफ के सेम लाइन पे है ना। 2 स्पेस देना तो मुझे मैन्युअली देना होगा, 3 स्पेस ऐसे 3 बार देना होगा, तो 4 स्पेस देना तो ये सही है, बिकॉज मैं एक बार टैब दबा दूंगा तो सीधा 4 स्पेस लेगा। इसीलिए आइडियली माना जाता है कि आप 4 स्पेस देके एक टैब देके उसको लिख दो। अब इस लाइन में आप जो भी लिखोगे ना, वो उसके अंदर की बॉडी रहेगी, ठीक है। दिस इज ट्रू पार्ट इफ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इफ ब्लॉक, जितना भी कोड लिखना है इसके अंदर लिख दो। दिस इज, ये कोड हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर एक ही लाइन में लिखा है कि नहीं, ओके एक ही लाइन में लिखते हैं तो उसके सेम बॉडी में आता है, तो ये पार्ट पूरा एग्जीक्यूट होगा, आपका ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी, हो रहा है। अगर आप गलती से भी एक स्पेस यहाँ पे दे दिया तो ये समझ लेता है अरे ये तो इसकी बॉडी है, मतलब ये कोई कंडीशन है और उसकी ये बॉडी है, एक स्पेस, समझ में। अब मैं इसको रन करूंगा ना, ये तुरंत एरर देगा, बोला ना अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ये बता रहा है अरे यहाँ तो इसके पहले तो कोई इफ की बॉडी है ही नहीं। देखो इसको कैसे समझ में आता है बॉडी, कंडीशन में और कोलन देके जब लिखते तब उसको समझ में आता है इसकी बॉडी है। ऐसे तो इसके प्रीवियस वाले लाइन पे हमने कुछ किया ही नहीं, तो सीधा क्या देगा, एरर देगा, ये इंडेंट का एरर देगा। मैं एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, अब इसको रन करता हूँ, समझ में, and does not match the any
आउटर इंडेंटेशन ले रहे, बता रहा है कि इसके बाहर निकल रहा हूं, मतलब ये इफ के बाहर आना चाहिए ना, ये तो अभी भी इफ के अंदर है। देखो इफ का एक स्पेस दे रहा है, मतलब इफ की बॉडी है, बट इफ की बॉडी तो हमने 4 स्पेस दे के लिखा है, तो सब जगह पे सेम स्पेस आना चाहिए। एंड अगर आप सीधा बाहर निकलना है तो आपको सीधा इसके लाइन में आना चाहिए, इफ के लाइन में, तभी हम इफ के बाहर निकल सकते हैं, राइट, तभी हम इफ के बाहर निकल सकते हैं। सेव कर दिया, ऑलराइट, दिस इज अवर द इफ कंडीशन। तो हमारे पास ये ब्लॉक है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इफ, फिर से बाहर लिख रहा हूँ, देखो इसके लाइन में इफ ये ग्रेटर देन बी रहेगा, तो इसके अंदर आके हम कह सकते हैं कि बी इज अ ग्रेटर देन ए, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर इसके ग्रेटर है, राइट, ओके। इसके अंदर अगर मैं फिर से लिखूंगा, है ना, तो इफ देखो बी इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो मैं इसके अंदर फिर से बॉडी लिख सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन सी, तो नेस्टेड इफ बोलते हैं, इफ के अंदर इफ लिख सकते हैं हम। तो हर बार इतना ही याद रखना है, उसकी बॉडी, ये जो एक लाइन में दिख रहा है, ये बाहर वाली इफ की बॉडी, इसके लाइन में जो भी लिखोगे इसके अंदर आएगा। तो ये इसके बाद जो इफ लिखा है, तो ये जो इफ है, ये फिर से एक बॉडी लिखा, तो उसके अंदर देखो एक इंडेंट स्पेस छोड़ के कोड लिखा। अब इस लाइन में जो लिखेंगे वो अंदर वाले इफ की बॉडी रहेगी, और इस लाइन में जो लिखेंगे वो बाहर वाले इफ की बॉडी रहेगी। मतलब बाहर वाला इफ तो अंदर, ये अंदर वाला इफ बाहर वाले इफ के बॉडी के अंदर ही है, बट डिपेंड है ना, ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये सीधा एग्जीक्यूट कर देगा। इसको बोलते हैं नेस्टेड, इस तरीके से कर सकते हैं। अब समझ लो कि मेरे पास ए की वैल्यू है 50 40, ओके, ए ग्रेटर देन बी है क्या, है, राइट, अंदर आएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इसको इफ में लेगा, ए ग्रेटर देन सी है क्या, नहीं है ना, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, दैट टाइम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा, ठीक है। सो ये देखिए हमें क्या, ये तो ऊपर का था, ये देखो ए इज ग्रेटर देन बी, बस इतना ही मिला। अब हाँ, इसकी वैल्यू अगर मेरे 5 होती तो ये करता है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, तो इस लाइन को जितना भी कोड है अगर मैं यहाँ पे भी लिखता तो भी एग्जीक्यूट होता, तो ए ग्रेटर देन बी भी मिलेगा एंड ए ग्रेटर देन सी, ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ब्लॉक हमें मिल जाएंगे, राइट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये स्टेटमेंट, तो ये आउटर इफ ब्लॉक समझ में है ना, इफ के देखो एक लाइन में जो लिखा है वो बाहर वाले इफ के, ये जो पार्ट है अंदर वाले इफ का है, तो ये ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये भी लाइन फिक्स एग्जीक्यूट होगी, बट ये लाइन तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे कि यहाँ पे अब देखिए ए ग्रेटर देन बी है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, बट ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं चेक करेगा, नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, नीचे ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट करेगा ही ना, क्योंकि बाहर वाला इफ का है, समझना है, इस कॉल इफ सिर्फ एक कंडीशन देना है, अगर ट्रू होगा तभी इसके अंदर जाओ, नहीं है तो आगे वाला पार्ट कंटिन्यू कर लो। दिस इज कॉल्ड एज इफ कंडीशन स्टेटमेंट, दिस कॉल्ड एज इफ कंडीशन स्टेटमेंट, राइट, ओके। सो तो आपको एक काम करना है, सो यहाँ तक के पार्ट्स को आपको एक बार देखना है, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स है और इफ को हमने पढ़ा है, तो हम कल के सेशन में इफ एल्स को पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स को पढ़ेंगे, एंड उसी के ऊपर मैं कुछ आपको टास्क भी दूंगा, बट अभी फिलहाल बस इंडेंट स्पेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे स्पेस दिया जाता है, एक ही लाइन में जो लिखते हैं ना वो उसकी बॉडी होती है, बस एकदम सिंपल, ओके, और उसके अंदर जो लिखा है फिर से उसकी बॉडी होगी, है ना, बस इंडियन स्पेस दिया तो समझ लेना बॉडी है, और जिसकी भी बॉडी लिखनी है उसको पहले कोलन देना होता है, तो इफ की बॉडी तो पहले कोलन दिया उसके बाद बॉडी लिखा। अब सीधा ऐसे विदाउट कोलन अगर मतलब ऐसे अगर हाँ, इसकी बॉडी है मतलब ऐसे अगर मैं लिखूंगा, एरर दिया, समझ में आया, एक्सपेक्टेड कोलन, ये बता भी रहा है कि यहाँ पे कोलन आ सकता है, आप उसकी बॉडी लिख रहे हो ना, तो बॉडी डायरेक्टली नहीं लिखी जाएगी, उसको बताना होगा, राइट, ओके। सो कुछ इस तरीके से फंडास होंगे, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, एंड समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है।